दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी की ये सीरीज़, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ये पीडीएफ कंपाइलेशन है, जिसमें कि सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह कॉम्प्रिहेंसिवली इकट्ठे करके रखा गया है। और ये बहुत ही हैंडी पीडीएफ है। इसको आप एग्ज़ाम के बिल्कुल थोड़े दिन पहले रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको सारे टाइम पढ़ाई करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बट जब आप एग्ज़ाम की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं और अगर आपके पास में एक बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स नहीं हैं, तो फिर रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके पास उस समय के लिए ऐसे कंपाइलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास में वैसा ही एक कंपाइलेशन है। इसके थ्रू हम पॉलिटी पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनाई गई है। साथ ही साथ यूपी स्टैटिक जीके के 500 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज़ बनाई गई है, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के लिए या फिर पहली बार पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो जैसे कि हमें पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आकर के पहली बार अपनी एक फैक्ट्री सेटअप की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे करते हुए 1773 तक इंडिया में अपना टेरिटरीज़ इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में वो इंटरप्शन डालने लगे थे। तो उसके लिए जब उन्होंने यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन करा तो कुछ रेगुलेटिंग एक्ट बनाए थे, जो कि 1773 से शुरू होकर के कुछ जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक उन्होंने ऐसे एक्ट बनाते रहे। तो भारत में ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों की अवधि को 2 चरण में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पॉलिटी का सेक्शन पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको सिर्फ उस तरफ से पढ़ेंगे। जो भी यहाँ पे अधिनियम आए या जो भी संवैधानिक प्रयोग किए गए, हम उस नज़र से इसको पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि इस पीडीएफ के थ्रू देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ बताया गया है कि भारत में ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों की अवधि को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 2 तरीके से इसको डिवाइड करके हम देख सकते हैं। तो पहले जो एक बड़ा इवेंट हुआ था 1858 के आसपास, 1857 के आसपास, और फिर उसके बाद एक बड़ा इवेंट जो काफ़ी बड़ा इवेंट था वो 1947 के आसपास हुआ था। ठीक है। और एक 1773 में पहली बार कोई गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल में। तो ये कुछ बड़े बड़े ईयर्स हैं। अब यहाँ से यहाँ के बीच में फिर से बता देती हूँ, 1773, 1858 और 1947 में तो भारत आज़ादी हो गया था। तो ये इन दोनों के बीच में जो भी एक्ट्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए, अधिनियम विधियम, तो उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू उनको भेजा जाता था, बनाया जाता था। ब्रिटिश क्राउन जो था वहाँ पे, ब्रिटेन में जो क्राउन था, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उसका डायरेक्टली मतलब सीधा वो यहाँ पे रूल नहीं करते थे। वो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही यहाँ पर जो भी अधिनियम थे वो वहाँ से भेजते थे पारित करके, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल उनका नहीं था 1858 तक। ठीक है। तो यहाँ से 1773 से लेकर 1858 तक जितने भी एक्ट्स पास हुए थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन से नहीं पास हुए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही पास करती थी। लेकिन उसके बाद में जब सिपाही म्यूटिनी हुई और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 आया था, गुड गवर्नेंस एक्ट जिसको कहते हैं, उसके बाद में जितने भी एक्ट्स बने वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के थ्रू बनाए जाते थे। वहाँ की संसद पारित करती थी और वो यहाँ पर लागू होते थे। ये डिफरेंस था। तो इसलिए इनको 2 चरणों में ऐसे भाग किया गया इसका। ठीक है। तो पहले हम 1773 से 1858 तक के सारे एक्ट्स पढ़ते हैं। उनमें देखेंगे कि कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कैसे उन्होंने हमारे देश में पकड़ बनाई थी, कैसे यहाँ के जो भी नियम कानून थे उसको पकड़ा था, उनको बदला था। ठीक है। कैसे पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, फिर उसकी डेजिग्नेशन को बिल्कुल बदल के उसको वाइस रॉय कह दिया। बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया था।
ठीक है। कैसे काउंसिल्स बनाई थी, कुछ इंडियंस को अलाउ करते थे, नॉन ऑफिशियल तरीके से करते थे, फिर ऑफिशियल तरीके से किया, कुछ इंडियन को कुछ पोजीशंस दी थी। ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू देखने वाले हैं। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। और जैसे कि मैंने पहले बताया, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था। तो 1773 का विनियम अधिनियम, औपचारिक रूप से इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1772 कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में प्रबंध को अपने हाथ में लेना था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल और केंद्रीकृत प्रशासन, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके हमारी जो भी राज्य व्यवस्था थी उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले इसमें साफ साफ बताया गया है कि केंद्रीकरण का पहला कदम उठाया गया था। ठीक है, पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मानता था वो उस तरह से करती थी, बहुत करप्शन हो गया था, जो कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत माला माल हो चुके थे, इतना ज़्यादा करप्शन कर दिया था। तो ब्रिटिश संसद ने यहाँ पे पहला हस्तक्षेप जो था वो रेगुलेशन ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1773 से शुरुआत की थी। और यहाँ पे बंगाल के जो गवर्नर होते थे यहाँ पे, उसको एक नया पद का नाम दे दिया था, पद का नाम नया बदल दिया था। क्या नाम दिया था उसको? गवर्नर जनरल बोल दिया था, जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया था, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल में इनकी पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत थी। ठीक है, और गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। और जो गवर्नर ऑफ दो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इनको सबऑर्डिनेट बना दिया था। मतलब इनकी पोजीशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से थोड़ी नीचे रख कर दी थी। ठीक है, पहले सब बराबरी में होते थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनसे थोड़ा ऊपर पद में था, और गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे इनसे निचली पद में थे। अगली चीज़ जो इन्होंने कही थी, अच्छा, बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वो वॉरेन हेस्टिंग थे, पहले वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, इस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। ठीक है, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया था। इस अधिनियम में कलकत्ता 1774 के एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के नाम से एक कोड बनाया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना, वो इससे बिल्कुल अलग है, इसको इसका प्रेसिडेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल एक कोड बनाया गया था, और उसमें 3+1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस और 3 और भी जस्टिस उसमें डाले गए थे। ठीक है, ये चीज़ पढ़ लिया। इसमें कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने का प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि बहुत करप्शन था। जितने भी ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। इसलिए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई थी कि आप किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और किसी भी तरह के गिफ्ट्स या रिश्वत नहीं ले सकते हैं किसी भी इंडियन से। ठीक है, फिर इसके बाद में है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करती थी, उनके थ्रू यहाँ पे उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने इनडायरेक्ट यहाँ पे अपना कंट्रोल पकड़ना शुरू कर दिया था। अब अगला, इसके बाद 1773 के बाद, ठीक है, 1773 के बाद आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कहते हैं इसको, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। ठीक है, तो ये ज़्यादा इसका ये ज़रूरत ये हुई थी कि 1773 के एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी खामियां थी उनको ठीक करने के लिए था, उसको अमेंड करने के लिए इसको बेसिकली बनाया गया था। साथ ही साथ इसमें ये है कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल होता था उसके पास में पहले सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ अधिकार होते थे, लेकिन इस एक्ट ने उनको बिल्कुल उस चीज़ से अलग कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल जब वहाँ पे बन ही चुका था, तो उसके लिए उन्होंने उसके अलग से अधिकारी वहाँ पे नियुक्त किए थे। गवर्नर जनरल को वहाँ से उन अधिकारियों से बिल्कुल दूर कर दिया था। फिर इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली के मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार से बाहर कर दिया गया। तो जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड मामले होते थे, ठीक है,
उसको भी सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के दायरे से दूर कर दिया गया था। फिर इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ पर दायर हों, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। कि जो भी प्रांतीय मतलब प्रोविजनल कोर्ट्स थे, प्रोविंशियल जो भी कोर्ट्स थे, वो अपनी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर कर सकें और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। फिर इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने की अधिकृत किया गया था और उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप अपने नियम विनियम जो भी हैं एक्ट्स एंड रेगुलेशंस आप अपने मन से बनाइए। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट एक्ट नहीं था, बस इतना याद कर सकते हैं कि जो भी 1781 में एक्ट आया था उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और ये जो भी खामियां थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की उसके लिए बनाया गया था, उसको अमेंड करने के लिए बनाया गया था। अगला इम्पॉर्टेंट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस अधिनियम से कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया था, क्योंकि कंपनी का ही रूल चल रहा था यहाँ पे। तो उसकी जितने भी कमर्शियल फंक्शन होते थे, वाणिज्य और राजनीतिक पॉलिटिकल फंक्शन जो थे, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ से यहाँ पर उनको दोनों को अलग अलग कर दिया था। तो पहले से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि मैंने ऊपर बताया कि वो तो पहले से हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से हुआ करते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कह दिया कि आप जो भी हैं वो कमर्शियल यानी वाणिज्य कार्य जितने हैं आप वो देखिएगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम का एक और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक और डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश बनाया और उनसे कहा कि आप राजनीतिक कार्यों को देखिए, और ये वहाँ से ही अपॉइंट किया जाता था इनको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वाणिज्य कार्यों के लिए यानी कमर्शियल फंक्शन के लिए बनाया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कार्यों के बीच में बनाया गया था, और दोनों के फंक्शन अलग अलग थे और दोनों के डिपार्टमेंट अलग कर दिए गए थे कि आप अपना काम देखिए, आप अपना काम देखिए। इसीलिए इस एक्ट को डबल गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं। डबल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई थी, दो गवर्नमेंट तरीके से कह सकते हैं। डबल वर्ड याद रखना है, डुअल नहीं है, डबल वर्ड है। ठीक है, डुअल तो आगे हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पे डबल गवर्नमेंट जो थी वो बनाई गई थी। और इस अधिनियम के गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता को घटाकर 3 सदस्यों पर कर दिया गया था। ये भी एक बदलाव लाया गया था। इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधा नियंत्रण में रख दिया था। अब यहाँ पे भारत में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, ब्रिटिश सरकार उसको डायरेक्टली देख सकती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना कर दी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से। तो वो वहाँ से अपने ही मनचाहे ऑफिसर्स को यहाँ पे अपॉइंट करते थे, भेजते थे, और उनके थ्रू सारी ही जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही थी उसके बारे में जानते रहते थे। और इसी की वजह से यहाँ पे जितनी भी कंपनी ने जितनी भी टेरिटरीज़ यहाँ पे अपने अंडर ले रखी थी उनको ब्रिटिश पोजीशन नाम से जाना जाने लगा था। तो ये एक तरीके से एक पहला डायरेक्ट रूल जो कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, वो यहाँ से एक पहला स्टेप देखा जा सकता है कि ब्रिटिश पोजीशन एक वर्ड है, ब्रिटिश पोजीशन ये। ठीक है, इस अधिनियम में भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में रख दिया। भारत में ब्रिटिश कंपनियों के क्षेत्र जो भी थे उनके यहाँ पे वो रूल कर रहे थे, उनको भारत में स्थापित ब्रिटिश सरकार कहा जाने लगा था। ठीक है, कि ये कंपनी का थोड़ा थोड़ा जो भी उनके हक थे उनको कम किया जा रहा था और ब्रिटिश सरकार अपने ही डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल को बढ़ा रही थी। और 1858 में देखेंगे कि बिल्कुल ही उन्होंने कंट्रोल अपना ही कह दिया था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ये तो ब्रिटिश सरकार की ही क्षेत्र हैं। भारत में कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश सरकार का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। और इसको पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश के वो थे प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम विलियम पिट्स था। तो ये पूछ सकते कि ये पिट्स कौन है, क्या है, पिट्स नाम क्यों पड़ा? तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम पड़ गया था। तो अगली वीडियो में हम इसमें पढ़ेंगे अगला जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, क्योंकि ये अगर तीनों एक साथ पढ़े जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद में आ जाएगा 1858 का जो भी अधिनियम आया था।
ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में 1858 के बाद में ब्रिटिश सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पे पूरा डायरेक्ट कंट्रोल बना लिया था, फिर वो अपने हिसाब से यहाँ पे अधिनियम एक्ट्स पास कराते थे। ठीक है, 1861 है, 1892 है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद में 1999 तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, मार्लेमेंटो एक्ट के थ्रू। फिर 1919 है जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड था उसका, और फिर 1935 आ जाता है। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कल फिर से।